नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे ऐसी शैतानों की बात जो देश में फैला रहे हैं लव जिहाद। नासिक के बाद नागपुर के एक एनजीओ के जरिए चल रहा था धर्मांतरण की साजिश का खेल। भोली भाली लड़कियों का किया जा रहा था ब्रेन वॉश। महाराष्ट्र में एक के बाद एक सामने आए मामलों ने समाज और सिस्टम दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। नासिक के चर्चित टीसीएस केस के बाद अब नागपुर से सामने आई नई घटना ने बहस को और तेज कर दिया है। आरोप है कि एक एनजीओ की आड़ में महिलाओं पर बनाया जा रहा था धर्मांतरण का दबाव। आइए देखते हैं कैसे दिया जा रहा था साजिश को अंजाम। नागपुर जहां एक एनजीओ सवालों के घेरे में है, नासिक जहां कॉर्पोरेट केस ने हलचल मचा दी। दो शहर, दो अलग जगह, दो अलग कहानियां। लेकिन क्या ये कहानियां सच में अलग हैं या फिर इनके बीच कोई ऐसा धागा है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन मौजूद है एक तरफ सेवा का दल, दूसरी तरफ प्रोफेशनल माहौल। लेकिन दोनों जगह आरोप एक जैसे, दबाव, नियंत्रण और डर। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, हम ये समझने की कोशिश करें कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या ये कहीं और भी हो रहा है। कहानी शुरू होती है नागपुर से, मानकापुर इलाके से। एक एनजीओ यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी नाम से लगता है। मदद काम से दिखता है, समाज सेवा। लेकिन आरोप एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। 4 महिलाएं जो संस्था में काम कर रही थी, उन्होंने जो कहा वो सिर्फ शिकायत नहीं थी, वो एक माहौल का बयान था। एक ऐसा माहौल जहां हर दिन धीरे धीरे सीमाएं टूटती गई। पहले हल्की टिप्पणियां, फिर व्यक्तिगत सवाल, फिर निजी जिंदगी में दखल और फिर एक ऐसा दौर जहां ना कहना मुश्किल हो गया। महिलाओं का आरोप है कि उनके कपड़ों पर टिप्पणी की जाती थी, उनकी पसंद को जज किया जाता था। धीरे धीरे ये सब मिलकर एक कंट्रोल बन गया जहां हर चीज देखी जा रही थी, परखी जा रही थी। ये जो मामला है वो महिला पीड़ित, उसका सेक्सुअल हरासमेंट और मेंटल हरासमेंट और जो ऑफिस में छेड़खानी करते थे आरोपी लोग, उसके बारे में गंभीर ऐसा मामला है। तो इसके बारे में ये जो पीड़ित महिलाएं हैं, इन्होंने ये ऑपरेशन मैनेजर के पास टाइम टू टाइम शिकायतें की थी। एक पीड़िता ने बताया कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई, लेकिन उसने आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि डर उसकी नौकरी से जुड़ा था और जब डर रोजगार से जुड़ जाए तो आवाज अक्सर दब जाती है। और यही वो बिंदु है जहां एक सामान्य ऑफिस धीरे धीरे एक असामान्य जगह बन जाती है, जहां काम से ज्यादा डर हावी हो जाता है। समय बीतता गया, लेकिन हर दिन एक नया अनुभव, एक नई असहजता जुड़ती गई। फिर एक दिन किसी एक ने चुप्पी तोड़ी और जब एक आवाज उठती है तो दूसरी आवाज को भी ताकत मिलती है। धीरे धीरे 4 महिलाएं एक ही कहानी लेकर सामने आई और फिर उन्होंने फैसला किया कि अब चुप नहीं बैठेंगी। चारों महिलाएं एक साथ थाने पहुंची, उन्होंने अपनी बात रखी, मामला दर्ज हुआ। यहाँ से एक दबा हुआ सच खुली जांच में बदल गया। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, नासिक, जहां कॉर्पोरेट केस ने नई बहस छेड़ दी। यहाँ भी जांच एजेंसियां मोबाइल डेटा, मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, हर चीज खंगाल रही हैं ताकि ये समझा जा सके क्या यहाँ भी कोई पैटर्न था, क्या यहाँ भी धीरे धीरे एक प्रेशर सिस्टम बनाया गया। क्योंकि ऐसे मामलों में सब कुछ अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। पहले सामान्य बातचीत, फिर व्यक्तिगत जुड़ाव, फिर सीमाओं का धुंधला होना और फिर एक ऐसा दौर जहां पीड़ित खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। नासिक के मामले में जांच अभी जारी है, लेकिन जो सवाल उठे हैं वो नागपुर से मिलते जुलते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर दोनों जगह एक ही तरह का पैटर्न काम कर रहा था? यही वजह है कि अब जांच एजेंसियां दोनों मामलों को जोड़कर देख रही हैं। महाराष्ट्र एटीएस अब सिर्फ एक केस पर नहीं बल्कि संभावित कनेक्शन पर काम कर रही हैं। एनजीओ की फंडिंग, उसके संपर्क, उसका नेटवर्क और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट केस के डिजिटल सबूत,
अगर कोई लिंक मिलता है तो ये मामला काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि तब सवाल होगा क्या ये सब अलग अलग जगहों पर एक जैसे तरीके से हो रहा था। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में अक्सर एक पैटर्न होता है, पहले भरोसा बनाना, फिर करीब आना, फिर व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ना और अंत में नियंत्रण। जब नियंत्रण बन जाता है तो डर सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। नागपुर, नासिक दोनों जगह यही दिखाई देता है। अगर सच में ऐसा है तो ये सिर्फ केस नहीं, एक ट्रेंड हो सकता है, और अगर ये ट्रेंड है तो सवाल और बड़ा हो जाता है। फिलहाल नागपुर में आरोपी गिरफ्तार है, नासिक में जांच जारी है, एजेंसियां हर कड़ी जोड़ने में लगी हैं और ये भी देखा जा रहा है कि क्या और पीड़िताएं सामने आती हैं, क्योंकि अक्सर पहली शिकायत आखिरी नहीं होती। 2 शहर, 2 कहानियां, लेकिन शक एक कनेक्शन का। अगर ये कड़ी जुड़ती है तो कहानी बदल जाएगी। ये सिर्फ अपराध नहीं रहेगा, ये बन जाएगा एक पैटर्न, एक सिस्टम, एक सच्चाई जो शायद अब तक छिपी हुई थी और अब धीरे धीरे सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नागपुर के यूनिवर्सल मल्टीपर्पज एनजीओ का डायरेक्टर रियाज फाजिल काजी है इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड। वही बना रहा था अपनी महिला कर्मचारियों को साजिश का शिकार। धार्मिक रीति रिवाज अपनाने और इस्लामिक कपड़े पहनने का बनाता था दबाव। आइए देखते हैं साजिशकर्ता की ये खौफनाक वारदात। नागपुर का मानकापुर इलाका एक साधारण सी बिल्डिंग और एक एनजीओ यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी। नाम सुनकर लगता है यहां भविष्य बनता होगा, लेकिन आरोप बताते हैं यहां जिंदगी टूट रही थी। ये वो जगह थी जहां महिलाएं नौकरी करने आई थी, अपने पैरों पर खड़े होने का सपना लेकर, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी हैं जहां से निकलना आसान नहीं। पीड़िताओं के मुताबिक यहां काम के नाम पर सिर्फ काम नहीं होता था, यहां उनकी जिंदगी को कंट्रोल किया जाता था। क्या पहनना है, कैसे बोलना है, किससे मिलना है और यहां तक कि क्या मानना है। सोचिए, अगर आपकी नौकरी आपको आपकी पहचान बदलने के लिए मजबूर करने लगे तो वो नौकरी नहीं, एक दबाव तंत्र बन जाती है। आरोपों के केंद्र में है एनजीओ का डायरेक्टर रियाज फाजिल काजी। कहा जा रहा है कि उसने अपने पद का इस्तेमाल सिर्फ प्रशासनिक फैसलों के लिए नहीं, बल्कि निजी दबाव बनाने के लिए किया। महिलाओं का आरोप है कि उन पर धार्मिक बातें थोपने की कोशिश की जाती थी। उन्हें ऐसे रीति रिवाज अपनाने के लिए कहा जाता था जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं, और अगर उन्होंने सवाल उठाया तो शुरू हुआ मानसिक दबाव। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक पीड़िता जो संस्था में एचआर हेड थी, उसने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला है। उसके मुताबिक उसे बार बार कहा जाता था कि वो अपना पहनावा बदले, एक खास तरह के कपड़े पहने और एक खास तरीके से रहे। क्या ये प्रोफेशनल गाइडलाइन थी या पर्सनल कंट्रोल? वर्क प्लेस पर ड्रेस कोड हो सकता है, लेकिन जब वो किसी की धार्मिक या निजी पहचान से टकराने लगे तो मामला बदल जाता है। फिर सामने आता एक और गंभीर आरोप, यौन शोषण का। एक महिला ने बताया कि उसके जन्मदिन के दिन जब उसे खुश होना चाहिए था, उसी दिन उसके साथ छेड़छाड़ हुई, लेकिन उसने आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि डर था नौकरी खोने का, समाज का और उस सिस्टम का जो अक्सर देर से सुनता है, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। यहां भी आया। जब एक लड़की ने नौकरी छोड़ दी तो मामला अचानक बदल गया। बताया जाता कि आरोपी ने उसके परिवार तक पहुंच बनाई, उसकी मां को फोन किया और बाकी लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए। यानी अब यह मामला ऑफिस से निकलकर घर की दहलीज तक पहुंच चुका था।
जब उत्पीड़न की सीमा ऑफिस से निकलकर घर तक पहुंच जाए तो समझिए मामला सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि कंट्रोल की कोशिश बन चुका है। यहीं से डर की जगह गुस्से ने ली। एक एक करके महिलाएं जुड़ती गईं और फिर 4 आवाजें एक साथ उठी। सामूहिक शिकायत, पुलिस स्टेशन का दरवाजा खुला और एक बड़ा खुलासा सामने आया। 4 लड़कियां पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए आई थी। जो एक आरोपी है रियाज फाजिल काजी, उसके बारे में उन्होंने शिकायत किया। ये एक यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी नाम का एनजीओ चलाता है और लड़कियां वहां काम करती हैं। तो उसमें जो कंप्लेंट देने वाली लड़की है उसने बताया कि 1.5-2 साल पहले उसके बर्थडे के दिन उसका विनय भंग किया था आरोपी ने। और बाकी लड़कों ने बताया कि मुस्लिम धर्म के बारे में, चाली रीति के बारे में वो जानकारी देता था। कुछ 8 दिन पहले एक जो जॉब छोड़ के गई है लड़की, उसके माँ को उसने कुछ बाकी लड़कियों के बारे में, कैरेक्टर के बारे में गलत चीज़ें बताई। तो उसके बाद ये सब लड़कियां इकट्ठा आई और विचार विनिमय करके उन्होंने परसों थाने में आके कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट के बारे में हमने सीनियर ऑफिसर्स को ब्रीफ किया और उनके मार्गदर्शन में एफआईआर करके सेम डे आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी को माननीय न्यायालय में कल प्रोड्यूस किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, मामला दर्ज हुआ, धाराएं लगी, आईटी एक्ट भी जोड़ा गया और आरोपी गिरफ्तार। लेकिन क्या गिरफ्तारी ही अंत है या ये सिर्फ शुरुआत? जांच में अब भी कई एंगल सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि और महिलाएं भी सामने आ सकती हैं, यानी जो कहानी अभी सामने आई है वो पूरी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये महिलाएं सामने नहीं आती तो क्या ये सब चलता रहता? जिसका मकसद था गरीब बच्चों की मदद, आज खुद सवालों के घेरे में। क्या वहां सच में सेवा हो रही थी या कुछ और? नागपुर का यह मामला सिर्फ एक केस नहीं, एक चेतावनी है कि हर अच्छा दिखने वाला चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पीड़ित महिलाओं ने संचालक पर लगाया है संगीन आरोप। रियाज उन्हें केबिन में बुलाकर करता था अश्लील हरकत। नमाज पढ़ने और रोजा रखने जैसे इस्लामिक रीति रिवाज मानने के लिए करता था मजबूर। आइए देखते हैं कैसे गिरफ्त में आया ये शैतान। पढ़े हम पढ़ाएं हम, नाम में बहुत ही बड़ा छलावा था। यानी कहने को इस संस्था की फिलॉसफी बड़ी ही पवित्र और समाज को नई दिशा देने वाली थी, लेकिन असलियत बड़ी ही अपवित्र और चालबाजी वाली थी। जांच में सामने आया कि इस परोपकारी मुखौटे के पीछे आरोपित मोहम्मद रियाज हिंदू महिलाओं का मानसिक और धार्मिक उत्पीड़न कर रहा था। आरोपित महिलाओं को आर्थिक मदद और सुरक्षा का प्रलोभन देकर उन्हें इस्लामिक प्रथाओं का पालन करने के लिए बाध्य करता था। मामला तब प्रकाश में आया जब 4 साहसी महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िताओं का आरोप है कि रियाज न केवल उन पर बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने का दबाव बनाता था, बल्कि हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक चित्रण और उनके विरुद्ध अपमानजनक बातें भी करता था। विरोध करने पर महिलाओं को डराया धमकाया जाता था और उन्हें समाज में बदनाम करने की धमकी दी जाती थी। नागपुर पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद ये पाया कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी संगठित सिंडिकेट या विदेशी फंडिंग का हाथ हो सकता है। और इसी संदेह के आधार पर गृह विभाग ने जांच का जिम्मा एटीएस को सौंप दिया है। एटीएस अब आरोपी के बैंक खातों, उसके एनजीओ को मिलने वाले चंदे और उसके मोबाइल संपर्कों की गहन जांच कर रही है। एटीएस ये पता लगाने में भी जुटी हुई है कि रियाज के जाल में कितनी महिलाएं फंसी हैं और क्या इस साजिश का जाल अन्य शहरों तक भी फैला हुआ है। इस घटना के बाद नागपुर के सामाजिक और राजनीतिक हलकों में भारी आक्रोश है। स्थानीय संगठनों ने आरोपित के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई और व्यापक जांच की मांग की है। पुलिस आयुक्त ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता और अवैध धर्मांतरण के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एनजीओ 2010 से काम कर रहा था। इस एनजीओ में 5 लड़कियां काम करती थी, जिनमें से 4 ने शिकायत दर्ज कराई है। ये एनजीओ झुग्गी झोपड़ी के गरीब बच्चों और लड़कियों की मदद करने का दावा करता है और इसी के जरिए इन्हें विशेष समुदाय के धार्मिक रीति रिवाजों की शिक्षा दी जा रही थी। अभी तक सीधे तौर पर धर्मांतरण के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन रीति रिवाज सिखाने की जानकारी मिली है। पुलिस अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि क्या इस संस्था को कोई विदेशी फंडिंग मिल रही थी। 4 लड़कियां पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए आई थी। जो एक
आरोपी है रियाज फाजिल काजी, उसके बारे में उन्होंने शिकायत किया। ये एक यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी नाम का एनजीओ चलाता है और लड़कियां वहाँ काम करती हैं। तो उसमें जो कंप्लेंट देने वाली लड़की है उसने बताया कि 1.5-2 साल पहले उसके बर्थडे के दिन उसका विनय भंग किया था आरोपी ने, और बाकी लड़कों ने बताया कि मुस्लिम धर्म के बारे में, चाली रीति के बारे में वो जानकारी देता था। रियाज काजी पर भी आरोप है कि वो युवतियों पर नजर रखता था। युवतियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डिजिटल वॉच और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। पीड़ितों की शिकायत पर मानकापुर पुलिस ने छेड़छाड़ और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 23 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कुछ 8 दिन पहले एक जो जॉब छोड़ के गई है लड़की, उसके माँ को उसने कुछ बाकी लड़कियों के बारे में, कैरेक्टर के बारे में गलत चीज़ें बताई। तो उसके बाद ये सब लड़कियां इकट्ठा आई और विचार विनिमय करके उन्होंने परसों थाने में आके कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट के बारे में हमने सीनियर ऑफिसर्स को ब्रीफ किया और उनके मार्गदर्शन में एफआईआर करके सेम डे आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी को माननीय न्यायालय में कल प्रोड्यूस किया गया। न्यायालय ने 23 तारीख तक उसका पुलिस कस्टडी ग्रांट किया है। एटीएस और पुलिस की टीमें अब रियाज काजी के एनजीओ के कच्चे चिट्ठे खंगालने में जुट गई है। सबसे बड़ी जांच इस बात की हो रही है, क्या इन संस्थाओं के पीछे कोई विदेशी नेटवर्क है जो गुपचुप तरीके से फंडिंग भेज रहा था। पुलिस को शक है कि काजी ने सिर्फ इन महिलाओं को ही नहीं बल्कि कई और लोगों को भी अपने जाल में फंसाया होगा। मानकापुर पुलिस अब उन सभी कड़ियों को जोड़ रही है, जिससे इस धर्मांतरण सिंडिकेट की गहराई का पता चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस हाई प्रोफाइल केस ने मल्टीनेशनल कंपनियों और एनजीओ की अंदरूनी गंदगी को लेकर खड़े किए हैं जो सवाल खुफिया जांच के बाद ही मिलेंगे, उनके जवाब हमारे इस खास शो में। आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।